ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि वर्क डन किसे डिफाइन करते हैं हम, ठीक है ना। अगर मैं एकदम स्टार्टिंग से बताऊं तो वर्क हमने बोल दिया था कि वर्क एक टाइप ऑफ एनर्जी है, और जब भी कोई पर्सन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है और उसकी एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि वो आदमी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करे। मैथमेटिकली वर्क को बताया गया था, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी अगर आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया गया है और आपको डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर फॉर्म में पता है, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट से आप क्या बता सकते हो, वर्क डन बता सकते हो। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और उसकी यूनिट हमने देख ली थी न्यूटन मीटर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिया था कि वर्क कैन बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है वर्क डन की, और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। तो जब कॉस थीटा नेगेटिव होगा उस समय पे वर्क डन भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी कि वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी एक गिवन फोर्स अलग अलग फ्रेम से देखने पर अलग अलग अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहा हो सकता है। इसकी एप्लीकेशन हमने अभी नहीं देखी थी, वो हम देखेंगे। अच्छा, उसके अलावा क्या देखा, अगर आपका फोर्स वेरिएबल हो जाए, अगर फोर्स वेरिएबल है और एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट के साथ बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स चेंज हो रहा है, तो वर्क डन जो आप निकालते हो वो इंटीग्रेशन से निकालते हो। हमने कह दिया था वर्क डन दिखा दिया जाएगा इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएस वेक्टर से, जहां डीएस वेक्टर कहा गया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि सिंपली डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप प्लस डीजेड के कैप होगा। तो फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में है और कांस्टेंट है तो एफ डॉट एस, और वेक्टर फॉर्म में है और वेरिएबल है तो फिर इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। सिमिलरली हमने देखा था कि इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस का मतलब हो गया एरिया अंडर एफ एस कर्व। तो अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया हुआ है तो एरिया बाउंड विद डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से आप क्या निकाल सकते हो, वर्क डन निकाल सकते हो। एरिया अबव डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पॉजिटिव ले लिया जाएगा और एरिया बिलो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस नेगेटिव ले लिया जाएगा, और फिर एल्जेब्रिकली उन्हें ऐड करके हम वर्क डन बता सकते हैं। इसके ऊपर हमने 3 प्रॉब्लम्स भी कर ली थी। किसी को यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? नहीं तो ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब वर्क डन अब हम आगे कैलकुलेट करना चाहें, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन प्रॉब्लम्स ऑफ मैकेनिक्स, प्रॉब्लम्स ऑफ मैकेनिक्स। यानी कि अब हम देखेंगे कि कैसे एफबीडी बना के आप किसी फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो बड़ा ही सिंपल सा है, आपको क्या याद करना है कि वर्क डन सिंपली है मॉड ऑफ एस, एफ मॉड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा। यानी कि अगर ये आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर आप इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो, मान लो कि मैंने इस तरह से कोई फोर्स लगाया है एफ, और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरह से होता है एस, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो अगर मैं अपने फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट ले लूं तो देख सकते हो कितना आएगा, वो आएगा एफ कॉस थीटा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि एफ कॉस थीटा इंटू एस, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। तो जब भी हम किसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और कोई भी फोर्स ड्रॉ करते हैं और हमें पता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो हमेशा अपने फोर्स का कंपोनेंट आप किधर ले लोगे, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ले लोगे, और फिर सिंपली उस कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे और आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन। इसके अलावा कोई क्या कर सकता है, ये आपका फोर्स है F और ये था ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट S और ये एंगल है थीटा। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में ले लोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका S cos थीटा, और इन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई कर दो यानी F इंटू एस cos थीटा, तो भी आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हम देख सकते हैं दोनों से ही हमें क्या मिल रहा है, एफ एस cos थीटा मिल रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी किसी भी फोर्स का वर्क डन जब भी हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो आपको हमेशा या तो उस फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लेना है,
या ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट उस फोर्स के अलोंग लेना है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में बेटर क्या होता है, हमेशा फोर्स का कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, लेकिन डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम हो सकता है हमें डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलोंग लेना ज्यादा इजी पड़े। तो ये हमारी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है कि हम फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट पे लेते हैं या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स पे रहते हैं। क्या ये सभी को क्लियर है? क्या यहां से आप समझ सकते हो? ठीक है। उसके अलावा इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट, अगर एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्यूट है, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो वर्क डन कैसा रहेगा? वर्क डन रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि मैं देख सकता हूं F का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होगा, और cos थीटा 0 से लेकर 90 तक क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो अगर जो मैं फोर्स लगा रहा हूं और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनके बीच का एंगल 0 से 90 के बीच में है, तो वर्क डन को हम क्या कह देते हैं? पॉजिटिव कह देते हैं। लेकिन अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो आपने किया है इज ऑब्ट्यूस, अगर ये एंगल 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री हो जाए, तो वर्क डन को मैं क्या बोलता हूं? नेगेटिव। तो फिर वर्क डन कैसा होता है? नेगेटिव। वो फोर्स सिस्टम की एनर्जी बढ़ा नहीं रहा होता बल्कि कम कर रहा होता है। और एक चीज आप यहां से देख ही सकते हो, इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि थीटा हो जाए 90 डिग्री अगर, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, यानी इंप्लाई करता है कि वर्क डन भी क्या होगा? 0। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो गए, तो ना तो फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग आएगा और ना डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कोई फोर्स के अलोंग आएगा। या फिर सिंपली मैं फॉर्मूले में पुट करूं तो cos 90 हमें क्या दे देगा? 0, और वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0। तो कोई भी फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट से हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करता है, तो वो कभी भी वर्क डन नहीं कर सकता। क्या आपको बात समझ आई? ठीक है। तो बड़े ही आसान सा क्वेश्चन हम लेंगे जिससे हम ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? ओके। अब दक्ष का यहाँ पे एक डाउट है, पहले वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जो है, अगर कोई इंसान एक बैग को ग्राउंड से लिफ्ट करेगा तो उसका वर्क डन 0 होगा क्या? चलो इसी को एक क्वेश्चन बना देते हैं कि एक पत्थर था 10 kg का, ठीक है ना, और इस तरह से मैंने फोर्स लगाया उसे ग्राउंड से उठाने के लिए, ठीक है। अगर हम ये बोल देते हैं कि F is such that block is always in equilibrium, ये आपको बोला गया है कि हमेशा ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 रहता है। इस तरह से हमने फोर्स लगाया और इसे हमने डिस्प्लेस कर दिया है, ऊपर उठा दिया है 10 मीटर, तो वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा? अच्छा, क्या सभी उसके डाउट का आंसर दे सकते हैं? जो उसने डाउट पूछा है कि क्या वर्क डन 0 होगा, क्या वर्क डन 0 होगा? नहीं, अभी हमने देखा वर्क डन 0 तब होता है जब आपका लगाया गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए। अब सोच के देखो, आपको बैग ऊपर उठाना है, तो आपने फोर्स ऊपर लगाया और ब्लॉक ऊपर चला गया, तो दोनों के बीच का एंगल तो क्या है? 0 डिग्री है। तो फिर वर्क डन 0 कैसे हो सकता है? समझ आ रही है बात? वर्क डन फिर हम क्या डिफाइन करेंगे? फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? तो आपको पता है इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, 10 kg की ऑब्जेक्ट है, mg कितना लग जाएगा? 100 न्यूटन। तो ऊपर कितना लग रहा होगा? F भी 100 न्यूटन लग रहा होगा, तो 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, यानी कि 1000 जूल आपका वर्क डन आएगा। क्या आपको बात क्लियर हो रही है? आप शायद उसे इस चीज से कंफ्यूज कर रहे हो कि अगर कोई आदमी, जैसे रेलवे स्टेशन पे कूली वगैरह होते हैं, तो ये मान लो हमारा कूली है और उसने एक 10 kg के पत्थर को इस तरह से उठा रखा है और वो आगे मूव करता है 100 मीटर, तो वर्क डन बाय मैन ऑन ब्लॉक कितना होगा? वर्क डन बाय मैन ऑन ब्लॉक कितना होगा? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं
तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्या आप ये बता सकते हो? मेहनत तो की आदमी ने, लेकिन वर्क डन भाई क्या हो गया? 0। क्योंकि हमें पता है कि ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आदमी जो लगाएगा वो तो कैसे लगाएगा? ऊपर की तरफ। पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एक्स डायरेक्शन में हुआ 100 मीटर। तो मैं कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल भाई कितना है? 90 डिग्री है। तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाता है? 0। पैसे आपसे अब भी लेगा वो, ठीक है ना? अगर कोई आदमी पत्थर उठा के चल रहा है तो पैसे लेगा वो आपसे, क्योंकि उसने मस्कुलर एनर्जी वेस्ट की है, उसने फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम किया है। ऐसा समझने की कोशिश करो, उसने फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम किया है, सिर्फ वर्क डन ब्लॉक से नहीं। अब देखो सीधी सी बात है, क्या उसने ब्लॉक पे कोई वर्क किया? नहीं, ब्लॉक पे उसने कोई वर्क नहीं किया। लेकिन क्या उसने आपके लिए वर्क किया? हाँ, उसने चलने की मेहनत की, तो उसके पैसे लेता है वो, ब्लॉक से पैसे मांगता भी नहीं है। कभी देखा है कि कोई कोली बक्से को रखे और बोले भाई मैंने तुम पे काम किया है तुम पैसे दो? नहीं, वो इंसान का काम करता है, वो हमारे कहने पे पत्थर को आगे लेके जा रहा है, उसकी मस्कुलर एनर्जी वेस्ट हो रही है और उसके लिए आप उसे पे करते हो। हालांकि इतना लॉजिकली कोई सोचता नहीं है कुली के साथ, वो तो सीधा ये बोलेगा मैंने तुम्हारा पत्थर उठाया पैसे दो, है कि नहीं? पर हाँ, लॉजिकली अगर हम बोलें तो उसने वर्क तो किया होगा, और वो वर्क उसका मस्कुलर वर्क है जो कि उसे चलने में करना पड़ा है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट उसे वर्क करना पड़ा है, ठीक है ना? लेकिन ब्लॉक के ऊपर वर्क डन क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्लियर है? चलो, तो अब मैं क्वेश्चन देने वाला हूं जिसमें हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, ठीक है? तो मान लो कि ये हमारे पास ब्लॉक है, एक 10 kg का ब्लॉक है आपके पास, जिसपे इस तरह से फोर्स लगाया जा रहा है F1 जो कि है 100 न्यूटन, और ये एंगल है 37 डिग्री, और यहाँ एक फोर्स लगाया जा रहा है पीछे F2 जिसकी वैल्यू है 30 न्यूटन। तो आपको सिंपली बताना है वर्क डन बाय F1 एंड F2 इन 2 सेकेंड्स। तो ब्लॉक इनिशियली आपका रेस्ट पे था और ये सिचुएशन t इक्वल टू 0 की है, फ्रिक्शन की कोई बात की नहीं जा रही, यानी फ्रिक्शन को 0 लेना है। बताओ भाई। ओके, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आपसे बोला गया है कि आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए? ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, उसके लिए मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो 10 kg का ब्लॉक है, एफबीडी अगर बना ले तो इस पे लेफ्ट में फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, नीचे mg लग रहा है 100 न्यूटन, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और F के दो कंपोनेंट्स आएंगे, आगे आएगा 100 cos 37 जो कि हो जाता है कितना? 80 न्यूटन, और ऊपर आ जाएगा 100 sin 37 जो कि हो जाएगा आपका 60 न्यूटन। तो यहां से क्लियर है कि ऑब्वियसली ब्लॉक y डायरेक्शन में तो नहीं चलेगा, ब्लॉक राइट में चलेगा, क्योंकि x में फोर्स जो है बड़ा है। एक्सेलरेशन कितना होगा? तो आगे लगने वाला फोर्स 80 न्यूटन माइनस पीछे लगने वाला फोर्स 30 न्यूटन बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है 10 kg। ठीक है ना? आप सॉल्व करोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे था और अब उसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स कितना होगा, मैं ये निकाल लेता हूं। डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स कितना होगा, मैं ये निकाल लेता हूँ। एस हो जाएगा सिंपली हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी हाफ एक्सेलरेशन है 5 और 2 का स्क्वायर यानी कि 10 मीटर। तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 मीटर। अब ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ होगा? राइट में डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 मीटर। अब सिंपली आपको वर्क डन निकालना है फोर्सेस का। ठीक है, तो वर्क डन आप बता सकते हो F1 का, वो हो जाएगा फोर्स जो कि था 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू बीच का एंगल cos 37 डिग्री। या मैं क्या कर सकता था, मैं सीधे जो कंपोनेंट इसका डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है जो कि कितना आ रहा था 80 न्यूटन, उसे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 80 इंटू 10
तो ये मुझे मिल गया था कितना, 800 जूल। यानी कि वर्क डन बाय F1 आपको कितना मिला है, 800 जूल मिल गया है। क्या आपको बात क्लियर है? ठीक है ना। सिमिलरली मैं निकाल सकता हूं वर्क डन बाय F2। वर्क डन बाय F2 हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि आप देखो डिस्प्लेसमेंट राइट में है और फोर्स जो लग रहा है वो लेफ्ट में लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। कॉस 180 -1 होता है, तो ये मिलेगा मुझे -300 जूल। यानी कि F2 ने वर्क डन नेगेटिव किया है और F1 ने वर्क डन पॉजिटिव किया है। क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? बताइए, क्लियर है सभी को? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं थोड़े से फोर्सेस और बढ़ा देता हूं, ठीक है ना। तो इस बार ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। हम ऐसे पुश कर देते हैं, F1 ले लेते हैं 100 न्यूटन, और यहां से एक फोर्स ले लेता हूं मैं F2 जो कि है 10 न्यूटन। एक फोर्स मैं ऊपर की तरफ ले लेता हूं F3 जो कि है 20 न्यूटन, ठीक है ना। और फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ले लेता हूं मैं 0.5। तो आपको बताना है वर्क डन बाय F1, F2, F3, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल इन 2 सेकेंड्स। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे है एट t इज इक्वल टू 0। ध्यान से करना, आराम से करना, मेथड आप समझ चुके हो, ठीक है। और ये एंगल मैं ले लेता हूं 53 डिग्री। चलो ट्राई करो। चलो देखो, तो क्या करेंगे इसके अंदर हम, FPD बना लो आप, ठीक है ना। तो 10 kg का आपका ब्लॉक है, mg नीचे लग जाएगा 100 न्यूटन, ठीक है ना। यहां से फ्रिक फोर्स का कंपोनेंट आएगा 60 न्यूटन और वर्टिकली डाउन आएगा 80 न्यूटन। और एक फोर्स लगाया गया है ऊपर F3 जो कि है 20 न्यूटन। यहां से लगाया जा रहा है 10 न्यूटन। समझ आ रही है बात? फ्रिक्शन कितना लग सकता है मैक्सिमम? फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है म्यू इंटू एन। तो नॉर्मल कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ। सबसे पहले नॉर्मल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो नीचे लगने वाला फोर्स जो कि है 100 न्यूटन प्लस 80 न्यूटन, ये इक्वल होना चाहिए 20 न्यूटन प्लस नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपको मिल जाएगी 160 न्यूटन। यानी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 0.5 इंटू 160 जो कि आपको मिल जाएगा कितना? 80 न्यूटन। अब अगर आप एक्स में देखो तो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स में कितना लग रहा है? अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन की मैं बात करूं, एक्स डायरेक्शन की, तो यहां से इफेक्टिवली सिर्फ लग रहा है 50 न्यूटन। इस 10 को सब्ट्रैक्ट कर दें 60 में से तो एक्स में सिर्फ क्या बचा? 50 न्यूटन। अब फ्रिक्शन कितना लग सकता है? फ्रिक्शन लग सकता है भाई 80 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन लेफ्ट में कितना लगा होगा? खुद को एडजस्ट करके 15 न्यूटन, ताकि वो ब्लॉक को किस पे रख सके? रेस्ट पे। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या आ गया? 0। अगर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 0 है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इन 2 सेकेंड्स भी क्या है? 0। जब ब्लॉक डिस्प्लेस ही नहीं हुआ तो फिर कोई वर्क कर ही कैसे सकता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल आल्सो बी 0। अरे बात समझ आई क्या? समझ आया? ठीक है, तो ये तो कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन था। सिर्फ आपको FBD बना के एक्सेलरेशन निकालना था पहले, तो पहला स्टेप कभी मत भूलो। चलो और भी मौके मिलेंगे। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। तो आपके पास एक ट्रक है,
ठीक है ना, और उसके ऊपर लगा हुआ एक वेज है, ये वेज फिक्स्ड है और ये एंगल है हमारा 37 डिग्री। एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है जो कि 10 kg का है। ओके, हाँ, तो द ब्लॉक if the block is at rest with respect to the wedge, तो आपको बताना है find work done by normal reaction, normal by incline, gravity and friction on the block in 2 seconds। ये सिचुएशन t इज इक्वल टू 0 की है और ट्रक, जो आपका ट्रक है, वो आगे मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से। थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है ना। और आप कहाँ खड़े हुए हो? आप ऑब्वियसली यहाँ खड़े हुए हो नीचे, ठीक है। इसे ऑब्जर्वर नंबर 1 में बोल देता हूं। बताओ भाई, आराम से ट्राई करना, एफबीडी बनाना सही होना चाहिए सबका। ओके, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा ऐसा वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो सब कुछ रेस्ट पे है, जैसे ब्लॉक हमारा जो है रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू वेज, और वेज जो है रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, और ट्रक आगे मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से, है कि नहीं। तो पहले तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं इन 2 सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट जो 2 सेकेंड्स में आएगा वो हो जाएगा सिंपली क्या, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 20 मीटर। तो हर चीज 20 मीटर आगे मूव कर जाएगी 2 सेकेंड्स के अंदर। अच्छा, हमें मतलब किससे है? हमें मतलब सिर्फ ब्लॉक से है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना दूंगा। आपका ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है ना। एक्सिस हमारे पास एक तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ये हमारे पास वर्टिकल हो गई, ये अलोंग द इंक्लाइन हो गया, और ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हो गया। ये एंगल 37 है, 37, 37 और ये भी 37। अब मैं उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस ड्रॉ कर देता हूं। तो सबसे पहले तो उसके ऊपर mg लगेगा जो कि नीचे लग गया। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसे हम कहेंगे वो है हमारा 100 न्यूटन। और क्या लगेगा? और उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर, जिसे मैं बोल देता हूं n। क्या कोई स्यूडो फोर्स लगेगा? नहीं। तो एक गलती जो बच्चे कर सकते हैं वो है कि वो स्यूडो फोर्स लगा दें। तो स्यूडो फोर्स तब लगता है जब आपका फ्रेम एक्सेलरेटेड हो, लेकिन आप तो कहाँ खड़े होके देख रहे हो? ग्राउंड पे खड़े होके। तो अगर मैं ग्राउंड पे खड़े होके एफबीडी बना रहा हूं तो फिर मुझे स्यूडो फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी ट्रक एक्सेलरेटेड ही नहीं है। आप ट्रक पे भी होते तो भी आप स्यूडो फोर्स नहीं लगाते, क्योंकि ट्रक भी एक्सेलरेटेड नहीं है। तो किसी भी चीज का एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो स्यूडो फोर्स की बात ही नहीं है। अच्छा, और कौन सा फोर्स? अब ऑब्वियसली अगर सिर्फ ये दो फोर्स होते तो ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन फिसल के नीचे आ जाता। यानी इस चीजों को रोकने के लिए mg का जो कंपोनेंट इस तरफ आएगा, mg का कंपोनेंट जो यहाँ पे आएगा mg sin 37, उसे बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तभी तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रह पा रहा है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू मुझे मिल गई, कितनी होनी चाहिए? mg sin 37 यानी कि 60 न्यूटन। क्या ये सभी को क्लियर है? अब जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है उसके लिए ब्लॉक रेस्ट पे रहता है या फिर मूव करता है? तो आपको बताया गया है कि ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज, यानी जो ग्राउंड पे खड़ा है उसके लिए तो ब्लॉक मूव किया है कि नहीं? और ब्लॉक कितना मूव किया है वो हमने अभी देखा। ब्लॉक ट्रक के साथ मूव करेगा और आगे की तरफ मूव करेगा कितना? 20 मीटर। तो ये है डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर्स हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब आपको निकालना है वर्क डन। तो सबसे पहले मैं वर्क डन निकाल दूं ग्रेविटी का। तो आप देख सकते हो ग्रेविटी का फोर्स है 100 न्यूटन।
डिस्प्लेसमेंट है आपका 20 मीटर, और दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि ग्रेविटी y में लग रही है और ब्लॉक x में चला है, तो बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी तो क्या है, 0। पहली चीज, क्योंकि ब्लॉक कैसे भी रखा हो ट्रक के साथ सिर्फ कहां चलता हुआ दिखेगा, x में चलता हुआ दिखेगा। दूसरा मैं क्लियरली निकाल सकता हूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो कि हो जाएगा फ्रिक्शन का फोर्स, आप देख सकते हो 60 न्यूटन, इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि है 20 मीटर, और इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो उनके बीच का जो एंगल है वो है 37 डिग्री। बात समझ आई? यानी ये मिला आपको 60 न्यूटन इंटू 20 मीटर और इंटू कॉस 37, यानी कि 4/5। समझ पा रहे हो? तो ये मिल गया हमें कितना, 960 जूल। तो फ्रिक्शन ने जो वर्क किया है वो कैसा वर्क किया है, पॉजिटिव वर्क किया है, और उसकी वैल्यू कितनी आई है, 960 जूल आई है। और तीसरा और आखिरी फोर्स जिसका वर्क डन हमें निकालना है वो है नॉर्मल रिएक्शन। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अच्छा कितना होगा, वो mg के इस कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, mg cos 37 डिग्री यानी कि 80 न्यूटन। तो नॉर्मल कितना है, 80 न्यूटन, तो 80 इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूं तो वो है 20 मीटर, और इंटू उनके बीच का एंगल अगर आप देखो तो ये पूरा एंगल है डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल के बीच का। ठीक है ना? तो अब ऐसे टाइम पे फायदा हो जाता है कि आप हमेशा नॉर्मल का कंपोनेंट ले लो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। या तो मैं यहां पे लिखूं कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री, इससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। या मैंने पहले ही अगर नॉर्मल का कंपोनेंट इधर ले लिया होता तो ये डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट आ गया ना, सेम लाइन में ही तो लेना होता है। तो मैं लिख देता n sin 37 यानी 80 sin 37 और इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि है 20 मीटर। ठीक है ना? बस ये याद रखना दोनों के बीच का एंगल अब 180 है, ऑपोजिट लग रहा है ये, तो नेगेटिव आएगा ये चीज। ठीक है ना? तो -20 यहां लिख देता हूं। कितनी वैल्यू मिल जाएगी, तो 80 इंटू 3/5। ठीक है ना? तो ये हो गया 48 और -960 जूल वर्क डन आ गया आपका किसका, नॉर्मल का। ये होता है प्रोसेस जिससे आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो। किसी को कोई डाउट है तो पूछे अभी। आपको सिर्फ ये देखना था कि क्या डिस्प्लेसमेंट है और कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब हाँ, तो इसी क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ जाता हूं थोड़ा, और मैं अपने दूसरे दोस्त को यहां बिठा देता हूं और उसे नाम दे देता हूं O2। तो ये भाई जो है ये ट्रक के ऊपर ही बैठ गए हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, नॉर्मल एंड ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू O2 क्या होगा? O2 अगर देखे यानी कार के ऊपर बैठ के कोई देखे तो इन तीनों फोर्सेस का वर्क डन क्या मिलेगा? क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर आपको बात समझ आ गई है जो हमने अभी पढ़ी है तो आप इसका आंसर तुरंत बता सकते हो। ट्रक की रिस्पेक्ट में या वेज की रिस्पेक्ट में तो पत्थर रेस्ट पर है, तो अगर आदमी ट्रक के ऊपर खड़ा हो गया तो उसे भी पत्थर किस पे दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो अगर उसे ब्लॉक रेस्ट पे दिख रहा है तो उसके लिए वर्क डन बाय ऑल दीज थ्री फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि O2 की रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। अरे बात समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि ब्लॉक खुद से ट्रक के ऊपर बैठ गया है तो उसे लगेगा क्या, वो ब्लॉक रेस्ट पे है। तो जब कोई ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, ठीक है ना, तो फिर वर्क डन हो गई क्यों? बात समझ आई क्या? तो यहां वो पॉइंट क्लियर हो जाता है जो हमने कहा था कि वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट। सेम पत्थर है, सेम सिचुएशन है, ब्लॉक रेस्ट पर है, वेज पे रखा हुआ है, ट्रक तब भी चल रहा था, ट्रक अब भी चल रहा है, लेकिन आपने ग्राउंड से देखा तो नॉर्मल ने और फ्रिक्शन ने वर्क किया था, लेकिन आप ट्रक पे बैठ गए तो नॉर्मल ने और फ्रिक्शन ने वर्क नहीं किया। तो आपका टैलेंट जो यूज होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में
वो सही फ्रेम चूज करने में ही होगा। एक बच्चा हो सकता है ऐसा फ्रेम चूज करे कि उसे काफी लेंदी कैलकुलेशन से वर्क डन निकालने पड़े, और हो सकता है दूसरा बच्चा, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में क्या होगा ना, आपसे नेट वर्क डन पूछेंगे बस, ठीक है ना। तो आपको वो फ्रेम चूज करना चाहिए जिसमें आपको कम से कम कैलकुलेशन हो, तो वो सब प्रैक्टिस से ही समझ आएगा। तो इसीलिए O2 वाला फ्रेम हमारे लिए बेटर था, क्योंकि उसमें वर्क डन ही क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझ आई क्या? क्या सभी को क्लियर है ये? बहुत बढ़िया। चलो, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर। नेटवर्क सेम आए ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है, ये सब मत सोचो। मैं जब इसकी एप्लीकेशन आएगी तब इस पे ज्यादा बात करेंगे। अभी तो आप ये सोच लो कि हाँ, फ्रेम डिपेंडेंट वर्क डन होता है। अगर हम फ्रेम चेंज करें तो सेम सिचुएशन में अलग अलग वर्क डन एक ही फोर्स के आ सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो ठीक है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक पुली है, और यहाँ एक और ब्लॉक है जिसे मैं बी बोल देता हूँ। ये मान लो कि ए है, ये मान लो 5 kg का है, और ये जो है 2 kg का है। इस पूरी चीज को हम आगे एक्सेलरेट करा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। हमारे पास दो ऑब्जर्वर हैं, फिर से एक ऑब्जर्वर यहीं ऊपर खड़ा हो गया है, इसे O1 बोल देता हूं मैं, और एक ऑब्जर्वर बेचारा जमीन पे खड़ा है, इसे O2 बोल देते हैं हम। ठीक है, तो आपको पहली चीज तो बतानी है, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन ऑन A in 2 seconds। अगर ये सिचुएशन t इज इक्वल टू 0 की है और सब कुछ रेस्ट पे था इनिशियली, ठीक है ना, वर्क डन बाय टेंशन ऑन A in 2 seconds, ओके, एज पर O1 एंड O2। और दूसरी चीज, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स ऑन A एंड B विद रिस्पेक्ट टू O1। ठीक है, डायग्राम में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना थोड़ा। ये ब्लॉक बी जो है इससे कनेक्टेड है, मतलब इससे कांटेक्ट में है। ठीक है, चलो ट्राई करो। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन जो मुश्किल हुआ है वो बेसिकली एनएलएम की वजह से होगा। वर्क डन तो आप आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या निकाल लूं, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, कि ब्लॉक्स का डिस्प्लेसमेंट कितना कितना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले O1 के रिस्पेक्ट में एफपीडी बना लेता है, ताकि O1 के रिस्पेक्ट में सब कुछ कैलकुलेट कर सकें। तो एक 5 kg का ब्लॉक यहाँ पे है, यहाँ टेंशन मान लो T है, यहाँ पे लगेगा एक स्यूडो फोर्स, लगेगा कि नहीं, क्योंकि O1 जिस पे बैठा हुआ है वो राइट में एक्सिलरेटेड है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ए पे जो स्यूडो फोर्स लगेगा लेफ्ट में वो हो जाएगा 50 न्यूटन। और अगर हम बी की बात करें तो बी पे टेंशन लग रहा है ऊपर, बी पे mg लगेगा नीचे, और स्यूडो फोर्स इस पे भी लेफ्ट में लगेगा कितना, 20 न्यूटन, 2 × 10। और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रहा होगा। 5 के लिए बात करें तो 50 नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। ये हमने बना लिया क्या, एफपीडी। अब क्योंकि आप देख सकते हो कि ए जो है वो अगर मूव कर रहा है इधर लेफ्ट में ए से, तो वेज के रिस्पेक्ट में बी भी ऊपर मूव करेगा ए से। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हम ये समझ सकते हैं। अगर मैं इक्वेशंस लिखूं O1 के फ्रेम में, तो मैं लिख सकता हूं 50 माइनस टी, ये होना चाहिए 5a। ये हो गई पहली इक्वेशन। लेफ्ट में लगा स्यूडो फोर्स 50, यहाँ लगा t, और एक्सेलरेशन 5a।
और अगर बी के लिए अगर मैं लिखता हूं, ये मैंने ए के लिए लिखा, बी के लिए अगर मैं लिखूं तो इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट में ए माना था, इसका एक्सेलरेशन ऊपर ए मानना है, तो t माइनस 20 ये होना चाहिए कितना, 2 इंटू ए। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर देते हैं तो 30 ये आपको मिलेगा 7a, और एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है मैंने क्या किया है? क्या किसी को यहां तक कोई डाउट है? 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जो बड़ा वाला ब्लॉक है। क्लियर है? अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स कितना होगा वो भी मैं निकाल सकता हूं। 2 सेकेंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ ए और इंटू टी स्क्वायर। टाइम हमें पता है कितना जा रहा है, वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए इन 2 सेकेंड्स, तो टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यहां पे मैं कर दूंगा। ठीक है ना? तो ये आपको मिल गया कितना, 60/7 मीटर्स। यानी ओवन जब देखेगा तो ब्लॉक्स का डिस्प्लेसमेंट 60/7 मीटर हुआ होगा। किस ब्लॉक का किस तरह से डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी हम समझ सकते हैं। ए जो है पीछे जाएगा 60/7 मीटर, और बी जो है वो ऊपर जाएगा 60/7 मीटर। बात समझ आई कि नहीं? खैर, हमें तो वर्क डन बाय टेंशन निकालना है और स्यूडो फोर्स निकालना है ऑन ए विद रिस्पेक्ट टू ओवन। ओवन के रिस्पेक्ट में दो फोर्सेस का वर्क डन निकालना था, एक तो टेंशन का और एक स्यूडो फोर्स का। तो अब आप देख सकते हो कि ए का डिस्प्लेसमेंट यहां पे मिल गया है हमें 60/7 मीटर, और टेंशन लग रहा है भाई राइट में टी। टी की वैल्यू भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है ना? तो वर्क डन ऑन ए ड्यू टू टेंशन कितना आ जाएगा, इसे मैं W1 अगर बोल दूं तो डिस्प्लेसमेंट 60/7 है इंटू टेंशन T, और एंगल देखो उनके बीच का, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में हुआ है, टेंशन राइट में लग रहा है, तो बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, तो कॉस ऑफ 180 डिग्री। टेंशन निकाल लेते हैं यहाँ पे पुट करके, तो आपको मिल जाएगा टेंशन की वैल्यू है 20 + 2 इंटू एक्सेलरेशन यानी 30/7, तो ये मिल गया हमको कितना 140 + 60/7 यानी 200/7 न्यूटन। पुट कर दो यहाँ पे, वर्क डन की वैल्यू जो आएगी 60/7 इंटू 200/7 और इंटू -1, तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन फर्स्ट ब्लॉक जो आ जाएगा वो हमें मिल रहा है -12,000/49 जूल। देखो कैलकुलेशन पे मत जाओ, कैलकुलेशन वगैरह का लोड मत लो, वो तो है ही कैलकुलेशन, गंदी कैलकुलेशन है क्योंकि रैंडम डेटा है। क्या आपको मेथड समझ आ रहा है जो मैं कर रहा हूं? हम 50 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम कम से कम क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा गलतियां समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि मैंने जो किया है वो क्या किया है। क्या आपको समझ आ गया? वर्क डन बाय टेंशन मैंने निकाल दिया किसके ऊपर, ए के ऊपर। अच्छा, साथ ही साथ मैं वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स भी निकाल डालता हूं, तो ये पहली चीज आ गई है। दूसरी चीज मैं निकाल देता हूं वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स ऑन ए। तो वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स क्या हो जाएगा, स्यूडो फोर्स ए पे लगा कितना था, तो ये हम देख सकते हैं स्यूडो फोर्स यही था 50 न्यूटन लेफ्ट में लगा है, और लेफ्ट में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो एंगल कितना है 0। तो मैं सिंपली लिख दूंगा वर्क डन 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट 60/7 और बीच का एंगल है 0 डिग्री। समझ आया? यानी वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स ऑन ए, इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल गई 3000/7 जूल। क्लियर हुआ क्या? समझ आ रहा है? ये मैंने ओवन के रिस्पेक्ट में ए के ऊपर वर्क डन निकाल दिया है। ठीक है ना? और देख लेते हैं और क्या निकालना है ओवन के रिस्पेक्ट में। सभी कुछ ओवन के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है ना? ये अभी तक जो भी मैंने सॉल्व किया वो ओवन के रिस्पेक्ट में किया है, यानी जो आदमी ऊपर बैठा हुआ है उनके रिस्पेक्ट में। उसने एक और चीज भी निकालनी है, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स ऑन बी। वर्क डन बाय स्यूडो ऑन बी, ये भी मुझे निकालना है ओवन के फ्रेम में।
तो O1 को देखो जरा कहां बैठा हुआ था, O1 बैठा हुआ है वेज के ही ऊपर, बी पे स्यूडो फोर्स कहां लगा, लेफ्ट में, है कि नहीं? और ब्लॉक का एक्सेलरेशन 60/7 कहां हुआ, ऊपर। भाई तो कितना वर्क डन किया स्यूडो फोर्स ने बी के ऊपर, बी के ऊपर स्यूडो फोर्स लगा लेफ्ट में, बी का डिस्प्लेसमेंट वेज के रिस्पेक्ट में हुआ ऊपर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मैं इसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा W3 यानी कि 20 इंटू 60/7 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री यानी कि 0। तो क्या आपको O1 के फ्रेम में जो पूरी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है वो समझ आई है? O2 के फ्रेम में हम अभी जाएंगे, क्या आपको O1 के फ्रेम में समझ आ गई है? ठीक है, तो अब आपको चाहिए O2 के फ्रेम में टेंशन ने कितना वर्क किया होगा A के ऊपर, ठीक है ना? तो वो देख लेते हैं। इन फ्रेम ऑफ O2, O2 यानी कि ग्राउंड के फ्रेम में आप देख रहे हो, तो आपका ब्लॉक इस तरह से है 5 kg का, टेंशन उस पर यहां लग रहा है T, ठीक है? और क्या दिया गया है हमें कि आगे उसका एक्सेलरेशन है, वो उसके ऊपर बैठा हुआ है बेसिकली, ठीक है ना? टेंशन हमें यहाँ पे दिया गया है T, और फ्रिक्शन तो है नहीं हमारे पास, नीचे एक ब्लॉक है जो कि आगे मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है? तो आपको बस ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा O2 के रिस्पेक्ट में। तो जो बड़ा वाला वेज है उसको देखें, जो सबसे बड़ा वाला वेज है वो आगे चल रहा था भाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो डिस्प्लेसमेंट वेज का कितना हुआ होगा 2 सेकेंड में, डिस्प्लेसमेंट वेज का हुआ होगा हाफ ए टी स्क्वायर यानी कि 20 मीटर। तो बड़ा वाला जो वेज था वो आगे गया था कितना, 20 मीटर, और जो ए उसके ऊपर रखा था वो वेज के रिस्पेक्ट में पीछे गया था कितना, 60/7 मीटर। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेज इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज, रिलेटिव मोशन। अरे याद आ रहा है क्या? डरो मत, मैं जानता हूं कि सवाल थोड़ा सा भयानक हो गया है मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ज्यादा लेंदी हो जाएगा, पर हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं, तो आपको पूरी चीज अगर याद है तो ये सब समझ आ रहा होगा, ठीक है ना? अब आपको ये दिया गया है, देख सकते हो आप, ये दिया गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेज पीछे की तरफ है, तो मैं -60/7 इसे लिख सकता हूं। ये होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो मुझे फाइंड करना है, तो इसे मैं बोल देता हूं SA माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज, ये हमें पता है 20 मीटर राइट की तरफ है यानी +20 ही लिख दूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आएगा वो आएगा 20 - 60/7। समझ आई क्या बात? यानी कि 80/7 मीटर। तो ग्राउंड से देखने पर ए जो है राइट में मूव किया है कितना, 80/7 मीटर। और टेंशन की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके थे, टेंशन की वैल्यू आई है 200/7 न्यूटन। और ग्राउंड से देखने पर 5 kg का ब्लॉक आगे गया है 80/7 मीटर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए यानी ग्राउंड। तो वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन इस ब्लॉक के ऊपर जो आएगा वो आ जाएगा भाई आपका, फोर्स कितना लग रहा है टेंशन 200/7 इंटू डिस्प्लेसमेंट 80/7 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री यानी कि 16,000/49 जूल। बात समझ आई क्या? बिल्कुल, करने के कई सारे तरीके हैं, आप एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वो निकाल लो, ठीक है, पर बेटर हो जाएगा कि अगर मैंने सीधे डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, क्योंकि टेंशन में पहले ही निकाल चुका हूं, मेहनत कर चुका हूं। तो ये थी पूरी रामायण जिसमें काफी चीजें कवर कर ली हमने। इतना लंबा और लेंदी क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता नहीं है, एडवांस में भी नहीं आता इतना लेंदी, तो ठीक है, इसका कोई पार्ट आपसे पूछा जाएगा। बात समझ आई बेटा? टेंशन तो पहले ही निकाल चुके हैं ना, टेंशन तो निकाल चुके हैं, तो टेंशन थोड़ी ना चेंज होगा, टेंशन तो फ्रेम डिपेंडेंट थोड़ी, हो तो फोर्स है, वो तो फिक्स रहेगा। जैसे mg थोड़ी चेंज हुआ फ्रेम चेंज करने से। क्या आपको समझ आया क्वेश्चन?
एक बार दोबारा देखना पड़ेगा, जब मैं नोट्स आपको भेजूंगा तो एक बार ये क्वेश्चन तो जरूर दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक भी देख लेना कहीं ना हो। ठीक है, चलो तो अब थोड़ा सा आसान दे देता हूं ताकि वापस से लोग अच्छे मूड में आ जाएं। अभी तो लोगों का मन कर रहा होगा मेरा खून कर दें, है कि नहीं? चलो थोड़ा ढंग का सवाल कर लेते हैं, बस लेंदी हो गया, सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो गए, बात यही थी बस। हम्म, चलो तो हम्म, टू ब्लॉक प्रॉब्लम याद है सबको? मैं उम्मीद करता हूं याद हो। ए और बी, ये 2 kg, ये 3 kg, और ये लगा दिया मैंने फोर्स कितना, तो मैं लगा देता हूं 400 न्यूटन, या 300 न्यूटन ले लेते हैं, एक सेकेंड। ये ले लिया मैंने 300 न्यूटन, और म्यू जो है यहाँ पे दिया गया है 0.5, और ये सरफेस जो है स्मूथ है। तो आपको बताना है वर्क डन बाय एफ एंड फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एफ एंड फ्रिक्शन ऑन बी, और आपको बताना है, ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए इन 2 सेकेंड्स। ये सारी चीजें आपको बतानी है इन 2 सेकेंड्स, और ये t=0 की सिचुएशन है। ट्राई करो। अब इतना तो आपको पुराना आना चाहिए। देखो जरा, ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होता है, ये पता करना होता है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे या नहीं मूव करेंगे साथ साथ। इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं कॉमन एक्सेलरेशन, है कि नहीं? याद है आपको? कॉमन एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को सिंगल ब्लॉक मान लूंगा, जो कि हो गया 5 kg का, और उस पर ऊपर लगने वाला फोर्स जो कि 300 न्यूटन है वो ड्रॉ कर देंगे। तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी 300 न्यूटन बाय 5 kg, यानी कि कितना हो गया ये कॉमन एक्सेलरेशन? 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आई क्या? 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कॉमन एक्सेलरेशन है, यानी इन्हें अगर साथ साथ मूव करना है तो 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है उस ब्लॉक का जिसे फ्रिक्शन चला रहा है। तो यहाँ कौन है वो? ए। तो ए यहाँ पर है आपका, इस पे फ्रिक्शन आगे लग सकता है मैक्सिमम कितना, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, जो कि होगा 20, यानी कि 10 न्यूटन। तो इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है ए मैक्स, ए मैक्स की वैल्यू सिंपली कितनी हो जाएगी, 10/2, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई साथ चलने के लिए चाहिए 60, और इसकी तो मैक्सिमम क्षमता ही कितनी है, 5, यानी दोनों साथ नहीं मूव करेंगे, दोनों अलग अलग मूव करने वाले हैं। तो अब बस दोनों का एफपीडी बना दो, ठीक है। तो बोथ मूव सेपरेटली, ओके। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ए मैं बना देता हूं, ए के ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा इस समय आगे, जो कि कितना है, 10 न्यूटन। समझ आई बात? और बी का अगर मैं एफपीडी बनाऊं, तो बी पे हमने आगे लगाया है 300 न्यूटन, और ऑब्वियसली इस पे फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे 10 न्यूटन। तो यहाँ एक्सेलरेशन ऑफ ए हमें पता लगेगा, और यहां से हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए तो आपको मिल गया कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और एक्सेलरेशन ऑफ बी हमें मिल जाएगा कितना, वो हो जाएगा 300 माइनस 10 बाय मास ऑफ बी, जो कि है 3, यानी कि 290/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आई क्या?
अब मेरे हिसाब से सब कुछ बड़ा ही आसान है, आप समझ गए हो, एक्सेलरेशंस मिल चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए 2 सेकंड में कितना होगा, हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि 10 मीटर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए, ये सिंपली हो जाएगा, फ्रिक्शन राइट में लग रहा है 10 न्यूटन और राइट में ही डिस्प्लेसमेंट है 10, यानी कि 100 जूल। तो फ्रिक्शन ने ए के ऊपर वर्क तो पॉजिटिव किया है और कितना वर्क किया है, 100 जूल किया है। यहीं से हम निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, जो कि हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आपको मिल जाएगा 580/3 मीटर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी जो आएगा, देख सकते हो आप फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा है तो -10 और इंटू राइट में डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना, 580/3। तो ये हमें मिल जाएगा कितना, देख सकते हो आप, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी कितना मिल जाएगा, माइनस -5800/3 जूल। सिमिलरली वर्क डन बाय कैपिटल एफ पूछा गया था बी के ऊपर, तो वो कितना हो जाएगा, कैपिटल एफ 300 है राइट की तरफ इंटू 580/3 जूल। क्लियर है क्या? तो किसी भी एनएलएम की प्रॉब्लम में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन को इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये सब मैंने आपको प्रैक्टिस कराने के लिए कराया है, ठीक है, ये सभी कुछ मैंने कराया आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। मेन टाइप के क्वेश्चंस जो बनेंगे ना, वो इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बनते, ये समझ लो। ठीक है, इनका कोई पार्ट यूज होगा और एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। समझ आई बात? किसी को कोई डाउट? आज यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू